ज्ञान आरबी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विज्ञान विषय की तैयारी किस प्रकार से की जाए कि परीक्षा में अच्छे अंकों की प्राप्ति हो सके। हम सबको मालूम है कि विज्ञान विषय एक प्राकृतिक विषय है जो हमारे जीवन से संबंधित है, हमारे परिवेश से संबंधित है। इसलिए विज्ञान विषय को परीक्षा हाल में बैठकर जब हम इसे हल करेंगे तो अधिकतम अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को देखते समय उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें। आपके जो भी विचार होते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विज्ञान विषय की तैयारी किस प्रकार से की जाए जो आपको परीक्षा में अच्छे अंक की प्राप्ति करा सके। तो हम सभी को मालूम है कि विज्ञान विषय एक प्राकृतिक विषय है, हमारे परिवेश से संबंधित है। तो चलिए हम सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसे पाठ हैं, कुछ ऐसे लेसन हैं, चैप्टर हैं, उसे अवगत कराते हैं। फिर उससे संबंधित जो आपके अभ्यास प्रश्न होंगे और अभ्यास प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे कि परीक्षा भवन में हमें लिखते समय उस प्रश्नों से उत्तर लिखने का आसानी से क्राइटेरिया को मालूम हो जाए, हमें लर्निंग हमारी तेज हो जाए। तो सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमारे विज्ञान विषय से संबंधित है। तो आइए हम आपको सबसे पहले अपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसे पढ़कर हम अच्छे अंकों की प्राप्ति कर सके। तो देखिए सबसे पहले जो चैप्टर आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं उसका नाम है सजीवों के लक्षण, आवास, अनुकूलन, वर्गीकरण। उसके बाद आप देख रहे हैं पौधों एवं जंतुओं में पदार्थ का परिवहन, श्वसन, प्रजनन, भोजन और पोषण। आगे आप देख रहे हैं रेशे, यानी रेशा कैसा, जातव, या इसको कहा गया है एनिमल रेशा या फाइबर रेशा, इसके ऊन और रेशम के बारे में। उसके बाद आगे आप देख रहे हैं मृदा, फसल उत्पादन। उसके बाद अगले चैप्टर देख रहे हैं सजीवों का कोशिकीय स्तर, यानी सेल यानी कोशिका। आगे आप देख रहे हैं सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनसे होने वाले कुछ सामान्य रोग। आगे देख रहे हैं आप पदार्थ यानी मटेरियल। आगे जिस चैप्टर के बारे में हमें आपको बताना है उसका नाम है गतिशील वस्तुएं। और गतिशील वस्तुओं में क्या जानना है, मापन, गति, चाल, बल, घर्षण और दाब के बारे में। आगे चैप्टर देखेंगे प्रकाश, छाया, परावर्तन और ध्वनि के बारे में, ध्वनि क्या होती है। आगे आप देख रहे हैं विद्युत धारा, और विद्युत धारा से ही संबंधित होता है स्थिर विद्युत आवेश जो आपके चैप्टर में दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे अम्ल, क्षार, लवण, पर्यावरण और वन। यह प्राकृतिक तत्व है। प्राकृतिक तत्व के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कुछ एसिड के बारे में, कुछ बेस, कुछ साल्ट, और कुछ उसके बाद देखेंगे पर्यावरण और वन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लिए कि इतने चैप्टर आपके विषय वस्तु से संबंधित हैं और इन चैप्टरों से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न बनते हैं और उस अभ्यास प्रश्न में जो प्रश्न की क्राइटेरिया आएगी उस क्राइटेरिया को किस प्रकार से हल करें। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्रश्नों को किस प्रकार से हल करें, यानी एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बैठे हों तो हमें जो प्रश्न पत्र मिल रहे हैं वह प्रश्न पत्र को किस प्रकार से हल करें जिससे अच्छे अंकों की प्राप्ति हो जाए। तो चलिए सबसे पहले प्रश्नों को किस प्रकार से हल करें उसे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न उत्तर को देखें, यानी प्रश्न उत्तर को पढ़ लें और पढ़ते समय उसे ध्यान रखें कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है। आगे आप देखेंगे कि उसमें कुछ ऐसी परिभाषाएं होती हैं, उन परिभाषाओं पर ध्यान देना होता है। उसमें कुछ टिप्पणियां होती हैं, कुछ टिप्पणी होती है, उस पर ध्यान देना होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि खाली स्थान हो गया, सही गलत हो गया और सही विकल्प ये हमें मिलेगा। और उसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो मिलान करने के लिए मिलेंगे और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अति, लघु और दीर्घ
प्रश्न के रूप में मिलेंगे। अब इस क्राइटेरिया को हम किस प्रकार से फॉलो करेंगे, फॉलो करने के बाद इसे हम अच्छे प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम चैप्टरों की बात करें तो चैप्टर को हमें करना क्या है, विशेष रूप से इसे पढ़ना है। यानी पढ़कर करें क्या, हमारे पास जो कॉपी है या हमारे पास जो बुक है उसे पहले जो है अच्छे तरीके से कुछ ऐसे टॉपिक हैं, टॉपिक यानी चैप्टर या लेसन को पहले चूज कर ले और चूज करने के बाद उस पर विशेष अध्ययन करें। जैसे अगर हम बात करें क्लास 8 के बच्चों के लिए यानी जूनियर हाई स्कूल के लिए, अगर वो 8 क्लास के बच्चे हैं तो वो ध्यान दे सबसे पहले यानी कोशिका के ऊपर। सेल क्या है, सेल किसे कहते हैं और सेल की संरचना क्या है यानी कोशिका की संरचना क्या है, ये बातें। उसके बाद जो है आप ध्यान देंगे कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम यानी सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं और उदाहरण के तौर पर सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं। तो उन सूक्ष्म जीवों से होने वाले जो सामान्य रोग होते हैं, अगर सामान्य की रोग की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को पता है जुकाम, जुकाम एक सामान्य ऐसा रोग है। जुकाम हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, पोलियो हो गया, ये कुछ ऐसे सामान्य रोग हैं, इसके बारे में जाने। अच्छा, सामान्य रोग को पढ़ते समय हम ध्यान क्या दें, यानी जिस सामान्य रोग के बारे में पढ़ रहे हैं वह किस सूक्ष्म जीव से होता है, उसके लक्षण क्या है, उसके निवारण कैसे किया जा सकता है, नियंत्रण कैसे किया जाता है, इस पर ध्यान दें। अगर हम बात करें कि अगर 6 क्लास के बच्चे हैं तो सबसे पहले उन्हें ये जानना चाहिए कि सजीवों हैं क्या, यानी सजीव होते क्या हैं और सजीवों के लक्षण क्या हैं, वह रहते कहाँ हैं, उनका आवास कैसा है और कैसे सजीव इस पर्यावरण में अपने को अनुकूलन करते हैं और सजीवों का वर्गीकरण क्या है। हम सभी को पता है कि इस धरती पर जो भी पदार्थ है, पदार्थों की स्थिति 2 है, एक सजीव के रूप में होती है और दूसरा जो होती है निर्जीव के रूप में होती है, यानी वह पदार्थ सजीव है, वह पदार्थ निर्जीव है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं और इन पदार्थों में सजीवों के बारे में, यानी हम लोग भी एक सजीव की कैटेगरी में आते हैं। तो अब जब सजीवों की कैटेगरी में आते हैं तो हमारा लक्षण क्या है, हम लोग का आवास क्या है, अनुकूलन हम लोग कैसे करते हैं, वर्गीकरण क्या है, वगैरह वगैरह। आगे आप देखेंगे कि पौधों और जंतुओं में जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, यानी जो पौधे हैं, जंतु हैं, उनमें जो पदार्थ होंगे पदार्थों का परिवहन कैसे होगा, जंतु और पौधे श्वसन कैसे लेंगे, उनमें प्रजनन कैसा होगा और भोजन, अगर भोजन की बात करें तो यहाँ पर जंतु और पौधे भोजन लेते हैं और भोजन के स्रोत कौन कौन से हैं और जब वो भोजन लेंगे तो उनका पोषण किस प्रकार से होगा। आगे देखेंगे आप कि कुछ ऐसे रेशा हैं, जैसे रेशा हमें किससे प्राप्त होता है, जब रेशा किसी वस्तु से प्राप्त होता है तो उनमें देखेंगे जैसे रेशे में ऊन और रेशम, ऊन और रेशम के स्रोत कौन कौन से हैं, इनसे क्या उत्पन्न किया जाता है, वस्त्र किस प्रकार से निर्माणित किया जाता है, ये देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सॉइल यानी मिट्टी, मिट्टी के बारे में जानेंगे कि मिट्टी क्या है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है और मिट्टियों में फसल का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, इसे देख लेंगे। उसके बाद हमने आपको अभी सजीवों का कोशिकीय स्तर यानी कोशिका के बारे में बताया, उसके बाद सूक्ष्म जीवों के बारे में भी बताया कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं और इनसे कौन कौन से सामान्य रोग होते हैं और सामान्य रोग के लक्षण क्या हैं, इनका निदान कैसे करेंगे, नियंत्रण कैसे करेंगे, इनके बारे में। पदार्थों के बारे में भी आपको बताया कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थों का प्रकार कितने प्रकार से होता है। आगे देखेंगे कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो गतिशील अवस्था में होती हैं, जब गतिशील अवस्था में होती है तो उनका हम लोग कैसे मापन करते हैं यानी मेजरमेंट कैसे करेंगे और उन वस्तुओं में उनकी गति को जानेंगे, उनके चाल, उनकी स्पीड क्या है और उनमें बल किस प्रकार से लगता है, घर्षण कैसे लगता है और वस्तुओं द्वारा दाब कैसे उत्पन्न किया जाता है। आगे देखेंगे अगर हम बात करें प्रकाश का, तो प्रकाश क्या है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो छाया कैसे बनती है यानी शैडो कैसे बनती है और उस प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, जो आप विज्ञान विषय में पढ़े होंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं और परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं, इसे आप देखें। उसी प्रकार से अगर हम ध्वनि की बात करें, जैसे प्रकाश नहीं दिखता
और कह सकते हैं ध्वनि को भी हम सुन सकते हैं, और प्रकाश सिर्फ हमें अनुभव होते हैं, प्रकाश में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। उसी प्रकार से ध्वनि भी हमें जो होती है क्या है, किसे कहते हैं, कौन कौन सी ऐसी वस्तु है जो ध्वनि को उत्पन्न करती है, तो यहाँ पर जानेंगे। और आगे देखेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रवाहित होती है, उसमें चार्ज क्या है यानी आवेश किसे है, ये आप देखेंगे। और उसके बाद कुछ ऐसे प्राकृतिक तथ्य हैं, और प्राकृतिक तथ्य की बात करें तो उनमें आम्ल, क्षार तथा लवण, और उसके बाद प्राकृतिक तत्व में देखेंगे कि हम लोगों के चारों तरफ एक पर्यावरण है, हम इसी पर्यावरण में हम लोग निवास करते हैं, और इस धरती पर वन संपदा आदि पाई जाती है, और वन संपदा में ही कुछ ऐसे जीवाश्म भी पाए जाते हैं। तो आप इन चैप्टरों को ध्यान में रखिए, और ध्यान में रखने के बाद सबसे पहले इन चैप्टरों के बारे में पढ़िए, और इन चैप्टरों के बारे में पढ़कर जब आपके सामने प्रश्न की क्राइटेरिया आती है, और उस प्रश्नों को पढ़कर आप अपने व्यवहारिक रूप से उत्तर लिखने का कोशिश कीजिए। आप खाली स्थान जैसे और सही गलत, सही विकल्प, मिलान, इस पर जो है ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप चैप्टर को पढ़े होते हैं तो चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न उत्तर आते हैं ये आपके व्यवहारिक रूप में हैं, और जब प्रश्न उत्तर आपको लिख लिए होते हैं तो उसी प्रश्न उत्तर से संबंधित आपके खाली स्थान, सही गलत, सही विकल्प, मिलान आदि सभी सम्मिलित होते हैं, और आप अपने बुद्धि विवेक से इसे लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से लघुत्तरी प्रश्न छोटे होते हैं, लघुत्तरी प्रश्न थोड़े अति से बड़े होते हैं, और दीर्घ जो होते हैं यानी थोड़े से लघु से बड़े होते हैं। तो यानी होता क्या है कि अगर प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़कर, या चैप्टर भी पढ़े होते हैं, और चैप्टर को जब पढ़े होते हैं तो उसके बाद जो प्रश्न की क्राइटेरिया मिलती है उस प्रश्नों को आसानी से आप लिख सकते हैं। यानी आप अपने व्यवहारिक प्रश्नों पर ध्यान दें, यानी चैप्टर में जो भी ऐसे टॉपिक हैं उस टॉपिक पर, उस प्रकरण पर विशेष ध्यान देते हुए प्रश्नों के उत्तरों को लिखने की कोशिश करें। तो अभी मैंने आपको इस वीडियो में विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करेंगे जो आपको एग्जाम में अच्छे अंकों की प्राप्ति होगी। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदी और संस्कृत विषय की आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे जो एग्जाम में अच्छे अंक की प्राप्ति हो सके। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।